दोस्तों, हम अक्सर यही सोचते हैं कि यूरोप के देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन आदि ये देश डेमोक्रेसी के सहारे ही अमीर और विकसित देश बने हैं। क्योंकि आज इन देशों में डेमोक्रेसी है, तो शायद इसी डेमोक्रेसी की बुनियाद पर ही ये देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि अमीर और विकसित बने होंगे। हम भारत के लोगों का तो लगभग ऐसा ही मानना है। लेकिन क्या सचमुच डेमोक्रेसी के बलबूते पर ही ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देश अमीर और विकसित देश बने हैं? क्या सच में डेमोक्रेटिक मूल्यों के सहारे ही इन देशों ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है? आइए जानते हैं दोस्तों। डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़रूरी होता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी सबको, हर नागरिक को बराबर का मताधिकार। अगर इस कसौटी पर हम देखें तो हम पाएंगे कि पश्चिम के इन अमीर देशों का, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों का लोकतंत्र का इतिहास उतना पुराना नहीं है जितना हम समझते हैं। क्योंकि यूरोप के इन अमीर देशों में 20वीं सदी के शुरुआत तक एक भी महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे जर्मनी में 1918 तक एक भी महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी कि 1918 तक हम जर्मनी को डेमोक्रेटिक देश नहीं कह सकते। लेकिन जर्मनी तो 20वीं सदी के शुरुआत में ही अमीर देश बन चुका था। यानी कि अपने डेमोक्रेटिक होने के कई साल पहले ही जर्मनी अमीर देश बन चुका था। इसके अलावा फ्रांस, जिस फ्रांस में अधिकार और समानता के लिए फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस फ्रांस में 1945 तक महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी कि 1945 तक हम फ्रांस को भी डेमोक्रेटिक देश नहीं कह सकते। लेकिन फ्रांस भी 19वीं सदी के अंत आते आते ही अमीर देश बन चुका था। यानी कि फ्रांस अपने डेमोक्रेटिक होने के कई साल पहले ही अमीर देश बन चुका था। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड, जिस स्विट्ज़रलैंड में 1971 में ही पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, वो स्विट्ज़रलैंड 20वीं सदी के आते आते ही अमीर देश बन चुका था। मतलब स्विट्ज़रलैंड डेमोक्रेसी होने के कई दशक पहले ही अमीर देश बन चुका था। इसके अलावा ब्रिटेन में 1918 में ही पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन जहां पुरुष की मताधिकार की निम्नतम आयु 21 साल रखी गई थी, वहीं महिलाओं के लिए निम्नतम आयु थी 30 साल। जरा सोचिए दोस्तों, जिस ब्रिटेन को हम लोकतंत्र का आदि गुरु मानते हैं, वहां 1918 तक लिंग के आधार पर इतना ज़्यादा भेदभाव होता था कि उन्होंने अपनी आधी आबादी को वोट देने की अधिकार से वंचित रखा था। जिस डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, उस सिद्धांत को तो ब्रिटेन में लागू भी नहीं किया गया था। ब्रिटेन में महिलाओं को पुरुष के समान मताधिकार 1928 में ही पहली बार मिल पाया, और वो भी बड़ी मुश्किल से। तमाम आंदोलन और संघर्ष के बलबूते पर ही ब्रिटेन में महिलाओं को 1928 में पुरुष के पूर्ण बराबरी का मताधिकार मिल पाया। इसका मतलब हुआ कि 1928 तक ब्रिटेन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, क्योंकि वहाँ महिलाओं के खिलाफ, या कहें अपनी आधी आबादी के खिलाफ, भेदभाव था। लेकिन यहाँ भी वही बात आती है कि 19वीं सदी के अंत आते आते ही ब्रिटेन एक अमीर देश बन चुका था। यानी कि अपने डेमोक्रेटिक होने के कई दशक पहले ही ब्रिटेन अमीर देश बन चुका था। इसके अलावा स्पेन 20वीं सदी के अंत आते आते ही अमीर देश बन चुका था, उस स्पेन में 1933 तक महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था। यानी कि स्पेन भी अपने डेमोक्रेटिक होने के कई साल पहले ही अमीर देश बन चुका था। यानी कि दोस्तों, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, स्विट्ज़रलैंड हो या स्पेन हो, ये सारे के सारे देश अपने डेमोक्रेटिक होने के बहुत पहले ही अमीर और डेवलप बन चुके थे। ये लगभग सारे देश 20वीं सदी आते आते या पहला विश्व युद्ध के पहले ही अमीर देश बन चुके थे, और डेमोक्रेटिक तो ये देश अपने अमीर बनने के बहुत बाद ही हुए हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, या बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, इस सिद्धांत का, या सबको बराबरी का अधिकार का सिद्धांत को तो इन्होंने अपने अमीर बनने के, अपने विकसित बनने के कई बाद ही लागू किया है, उसका पालन किया है। बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये सिद्धांत तो इनके लिए 50-60 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। उससे पहले तो ये सारे के सारे यूरोप के देश तानाशाही हुकूमत चलाने वाले थे।
यानी कि दोस्तों ये बात सिद्ध होती है कि पश्चिम के ये अमीर देश डेमोक्रेसी के दम पर नहीं बल्कि डेमोक्रेसी के बिना ही अमीर बने हैं। और कैसे डेमोक्रेसी के बिना ये देश अमीर बने हैं, आइए जानते हैं दोस्तों। अगर इतिहास खोलकर हम देखें तो पाएंगे कि ब्रिटेन सहित यूरोप के ज़्यादातर अमीर देशों ने, जिन्हें आज हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, इन देशों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लगभग सभी देशों पर, या यूँ कहें यूरोप को छोड़ दुनिया के लगभग सभी देशों को अपना उपनिवेश बनाया था। अगर सीधे शब्दों में कहें तो यूरोप के इन अमीर देशों ने दुनिया के बाकी देशों पर कब्जा करके उनको अपना लूट का जरिया बनाया था। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन आदि देशों ने 16वीं सदी के शुरुआत से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक इन देशों से हर संभव संसाधन लूट लूट के अपने यूरोप लाए और उस लूट के सहारे ये देश अमीर बने हैं। इसके अतिरिक्त इन यूरोप के देशों ने अपने उपनिवेशों में वहाँ की कृषि भूमि पर कब्जा करके ज़बरदस्ती व्यावसायिक नगदी फसलों की खेती करवाई। भोली भाली उपनिवेशिक जनता को गुलाम बना के उनको तरह तरह के यातनाएं देकर उनसे ज़बरदस्ती नील, अफीम, चाय आदि तमाम नकदी फसलों की जबरन खेती करवाई और उसका मुनाफा कमाती रही। एशिया, अफ्रीका के अपने उपनिवेशों में चाय, कॉफ़ी, रबर, कपास, नील, अफीम आदि तमाम तरह की नगदी फसलों की खेती जबरन कराई गई। बिहार के चंपारण में, भारत के बिहार के चंपारण में नील खेती के दौरान किसानों के ऊपर कितने जुल्म होते थे, असम के चाय बागानों में श्रमिकों के ऊपर कितने जुल्म होते थे, ऐसे कितने सारे जुल्म उपनिवेशिक जनता पर इन यूरोप के देशों ने उस समय किए। यूरोप के बड़े बड़े उद्योगों में जो कच्चा माल इस्तेमाल होता था वो इन्हीं उपनिवेशों का ही उपज था, जिन्हें ये यूरोप के देश लूट लूट के या कौड़ी की भाव पर खरीद कर यूरोप ले जाते थे। और जिसे ये औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, वो तो दरअसल उपनिवेशिक जनता की दुखों की एक दर्दनाक दास्तान था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ही भारत आदि अन्य उपनिवेशों में देसी बाजार, व्यापार और देसी उत्पादकों को कंगाल कर दिया। उपनिवेश इनके लिए एक तरफा बाजार बन गए। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों में आर्थिक तौर पर सबसे बुरा असर इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ही पड़ा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ही एक तरफ उपनिवेश कंगाल होते गए और दूसरी तरफ यूरोप अमीर बनता गया, प्रगति करता गया। लगभग 200 साल का ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इतिहास दरअसल उपनिवेशों में लूट मार का इतिहास है, जिसके कारण यूरोप के देश आज अमीर और विकसित बन बैठे हैं। तो ज़रा सोचिए दोस्तों, दूसरों को लूट के, उसको प्रताड़ित करके अपने को अमीर बनाना और विकसित बनाना, क्या ये डेमोक्रेसी है? दूसरे को दुख यातनाएं देकर अपने को सुखी बनाना, क्या ये डेमोक्रेसी है? एशिया, अफ्रीका के उपनिवेशों की जनता पर तरह तरह के जुल्म करके उनके संसाधनों पर कब्जा करके अपना विकास करना, क्या ये डेमोक्रेसी है? भोली भाली उपनिवेशिक जनता पर तानाशाही शासन चला के और उनको अपने अधिकारों से वंचित करना, क्या ये डेमोक्रेसी है? जब ये उपनिवेशों की जनता को लूट रहे थे तब कहाँ गया था उनका लोकतंत्र? उस वक्त क्या उपनिवेशिक की जनता की कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे? यानी कि दोस्तों, इससे ये बात सिद्ध होती है कि पश्चिम के ये देश डेमोक्रेसी की बदौलत नहीं बल्कि लूट की बदौलत आज अमीर बने हैं। पश्चिम के ये देश, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन आदि देश लोकतांत्रिक मूल्यों से नहीं बल्कि अपने उपनिवेशिक जनता पर तानाशाही शासन चला के आज अमीर और विकसित बन बैठे हैं। इसलिए ये कहना कि पश्चिम के देशों ने डेमोक्रेसी की बदौलत इतनी तरक्की की है तो वो सबसे बड़ा झूठ होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका ने कैसे इतनी ज़्यादा तरक्की की है। क्या अमेरिका ने डेमोक्रेसी की बदौलत इतनी तरक्की की है या अमेरिका की तरक्की करने के पीछे कुछ और ही वजह है? आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।